हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, आप लोग को बोर्ड में दिख रहा होगा, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा। याद रखिएगा, ये बिल है, विधेयक है, अभी तक क्या है, ये अधिनियम नहीं बना है। 130वें क्रम का है, इसलिए इसका नाम क्या है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, चल इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। 20 अगस्त को, हाल ही में 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या किया है, इसको पेश किया है। ठीक है, याद रखिएगा किसने पेश किया है, अमित शाह जी ने पेश किया है और लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट में जो इतने मंत्री होते हैं, इन सबकी जवाबदेही और सुशासन को सुनिश्चित करना है। ठीक है, 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मेन उद्देश्य क्या है कि सीएम, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर, हाल ही दिन में क्या है, कई मंत्रियों के जेल जाने की खबर आपको सुनने मिलती होगी न्यूज़पेपर में। ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जिसमें प्रशासन की जवाबदेहिता और सुशासन पे कई आंच आते हैं। ठीक है, हाल ही में आपको देखा गया होगा कि झारखंड के सीएम, दिल्ली के सीएम जेल में चले गए थे। ठीक है, तो ऐसे में प्रशासन की क्या भूमिका हो और सुशासन कैसे लागू हो, इन सब पर विचार करते हुए 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, पीएम, सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स सभी के जवाबदेही सुशासन को सुनिश्चित करना। ये देखते हैं विधेयक के प्रावधान क्या है। मेनली ये जो विधेयक है आपके केंद्र स्तर, राज्य स्तर और यूटीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी ये क्या होगा, लागू होगा। विधेयक का प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 75 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या बोलता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री या कोई भी केंद्रीय मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा, कोई एक मंत्री अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है, प्रधानमंत्री या उनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है और ऐसे अपराध जिसकी सजा कम से कम कितना होनी चाहिए, सजा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ष। तो ऐसे अपराध में जिसकी सजा कम से कम कितनी है, 5 वर्ष, तो वह अपने पद से हटा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मंत्री अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है और जिसकी सजा कम से कम 5 साल है, तो उसको क्या किया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। यदि वह स्वयं नहीं हटता, अगर 30 दिन तक स्वयं इस्तीफा नहीं देता, तो 31वें दिन, कितने दिन, 31वें दिन उसका इस्तीफा स्वतः मान लिया जाएगा, स्वतः क्या हो जाएगा, उसका पद समाप्त हो जाएगा। और ऐसी समाप्ति घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो रिहाई हो जाता है, अगर वो रिहा हो जाता है तो पुनः उसे नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को क्या किया, नियुक्त किया, और जब वो छूट के आए तो दोबारा क्या हो गए, वो सीएम पद पर आसीन हो गए। तो ये ऐसी कई घटनाएं देखी गई। इसके पश्चात ये नियम लागू किया गया। तो ये नियम आर्टिकल 75 में मेंशन किया जाएगा। अभी ये बिल है, अभी जब तक, अभी ये आपकी जानकारी के लिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। जैसे ये अधिनियम बनेगा, इसके बारे में और डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। अभी आपको इतना जानना जरूरी है कि इस आर्टिकल अनुच्छेद 75, इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट में यही बोला गया है कि 30 दिन तक अगर कोई जेल में रहता है और उसकी सजा 5 साल तक है, 5 वर्ष से कम है, तो क्या होगा, उसको वो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन, याद रखिएगा कौन से दिन, 31वें दिन उसको स्वतः अपने पद से हटा दिया जाएगा। और ऐसी घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी बोला गया है कि अगर वो छूट के वापस आ जाता है तो रिहाई के बाद उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुच्छेद 164, ठीक है, 164, 75 में 89 अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 164 आएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 में 164 अगर 89 जोड़ेंगे तो राज्य आ जाता है। 75 + 89 इज इक्वल टू क्या आता है, 164, राज्य में आता है। तो जो सेम प्रावधान जो पीएम के लिए होगा, यहाँ पे सीएम के लिए होगा। यहाँ ये क्या बोला गया है, यही नियम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी कि राज्य कैबिनेट पर लागू होगा। यदि मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होगा, यदि 30 दिन तक कोई मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई व्यक्ति अगर क्या रहता है, जेल में रहता है, कहाँ रहेगा, 30 दिन तक जेल में रहता है, तो गवर्नर यानी कि राज्य के राज्यपाल द्वारा उसके पद को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर वो 30 दिन तक अगर अपना पद समाप्त नहीं करता है तो 31वें दिन उसका स्वतः
क्या होगा, पद समाप्त हो जाएगा। सेम प्रावधान जो था 75 वाला लागू होगा राज्य में, है ना। तो इसलिए बोला हूं 75 + 89 164 सेम प्रावधान यहाँ लागू करना है। पीएम की जगह पे सीएम हो जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ भी होंगे। इसके अलावा ये प्रावधान 239A यानी कि दिल्ली की विधानसभा पर भी लागू होगा, दिल्ली सरकार पर। साथ ही साथ समस्त यूटी यानी कि जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा, इस पर भी ये लागू होगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पर भी ये अधिनियम क्या होगा, लागू होगा। तो कहाँ कहाँ लागू होगा, केंद्र पे, राज्य स्तर पे, दिल्ली की विधानसभा पे, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा पे और जम्मू कश्मीर विधानसभा पे। ठीक है, तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर भी सेम यही प्रावधान लागू होगा। 30 दिन तक अगर वो जेल में रहते हैं जिसकी सजा 5 साल से कम है तो उनको क्या किया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। और वो नहीं हटते हैं तो क्या हुआ, 31वें दिन उनका पद स्वतः समाप्त किया जाएगा। और ऐसी समाप्ति घोषणा केंद्र स्तर पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति, और राज्य स्तर पर कौन करेंगे, राज्यपाल या गवर्नर। यूटी में जहां पे होंगे प्रशासक, वो प्रशासक करेंगे, और जम्मू कश्मीर और जहां पे विधानसभा होगी वहां पे कौन होंगे, गवर्नर होंगे या फिर उपराज्यपाल होंगे। दिल्ली में कौन होते हैं, उपराज्यपाल, और जम्मू कश्मीर में कौन होगा, उपराज्यपाल। तो इन सब पर लागू होगा ये प्रावधान। ठीक है, इस पर सरकार का पक्ष क्या है, सरकार का क्या मानना है, आइए देखते हैं। सरकार का मानना है कि यह संशोधन जो है संवैधानिक नैतिकता और सुशासन की रक्षा करेगा। संवैधानिक नैतिकता से आशय यह है कि सरकार का जो ये नैतिकता, संवैधानिक मॉरलिटी, ये नैतिकता ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप नेता हो और आपने ऐसे कोई क्रूरता किया है, यानी कि 30 दिन तक आपने कोई जेल पे ऐसा कोई काम किया है जैसा जिससे आपको जेल जाना पड़ा है, तो आपकी एक मॉरलिटी, नैतिकता होनी चाहिए कि आपको पद से क्या देना चाहिए, त्याग पद दे देना चाहिए। और सुशासन करने मतलब अच्छा शासन लागू करने के लिए, पारदर्शिता लागू करने के लिए ये जो है कॉन्सेप्ट लाया गया है। यानी कि आपकी नैतिकता ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर जेल गए हो तो क्या हो, अपने आप को त्याग पद दे दो। आप ऐसे उच्च पदवासीन हो, आप सीएम हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, पीएम हो, और आपकी जो पद है उस गरिमा के लायक नहीं रह जाती है जेल जाने के बाद, तो ये एक लांछन लग जाता है। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता है कि आपको पद से त्याग पद देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। दूसरी चीज, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए भी यह प्रावधान लागू किया गया है। कहना ये चाहिए कि जैसे अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे या कलेक्टर बनोगे तो कल के दिन आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, सबसे पहले क्या होता है, अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, जब किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसे निलंबित किया जाता है। उसी तरह मंत्रियों पर भी क्या होना चाहिए, समान मापदंड लागू होना चाहिए। इसीलिए सुशासन आवश्यक है। एक अच्छा शासन एक अच्छे सरकार की नींव रखता है। अगर आप पढ़े होगे कि ज्यादा सरकार के बजाय बेहतर सरकार, पढ़े होगे, तो वही चीज यहाँ पे लागू होता है। इनका कहना यह है कि आप जैसे अधिकारियों पर जो चीजें लागू करते हो, है ना, अधिकारी पर गंभीर आरोप लगता है उनको बर्खास्त किया जाता है, तो वैसे मंत्रियों पर अगर कोई आरोप लगता है तो इनको भी क्या किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार का यह पक्ष है। लेकिन विपक्ष का यह मानना है, विपक्ष क्या मानती है कि ये जो इसे लोकतंत्र पर हमला माना, इन्हें कहना है कि आप हमारे राजनीति हथियार के रूप में इसका प्रयोग करोगे। अगर कहीं सरकार, अगर आपको लगता है कि खतरे में है या फिर आपको सरकार गिराना है तो क्या करोगे, आप सीधे क्या करोगे, उसके ऊपर कोई चार्ज लगा देगा, ईडी से, सीबीआई से, एनआईए से, है ना, राज्य की सरकार की, केंद्र सरकार की कई एजेंसियां हैं, उससे क्या करते हैं इन लोग, इनका कहना यह है कि आप हमारे पास चार्ज लगा करके हमको क्या करोगे, गिरफ्तार करवा लोगे और आप 30 दिन के बाद उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, लोकतंत्र पर एक खतरा माना जा रहा है। विपक्ष का ऐसा कहना है। विपक्षी दलों ने इसे क्या बोला है, लोकतंत्र पर हमला बताया है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, उन्होंने बोला है कि यह सुपर इमरजेंसी से भी क्या है, खतरनाक है। जो सुपर इमरजेंसी लगा था 1975 में, उससे भी खतरनाक माना है, और बोलता है कि तानाशाही कदम है सरकार का। क्या है ये, तानाशाही कदम है। यहीं पास पिनराई विजयन जो केरल के सीएम है, इन्होंने क्या बोला, ये नया फांसीवाद, नौ फांसीवाद रणनीति बताया जो गैर भाजपा सरकारों के अस्थिर करने के लिए लाया गया है। मैंने बोला ना कि तानाशाही सरकार को व्यक्त करता है ये। अगर आप किसी सरकार को गिराना है तो क्या करो, उसके ऊपर आरोप लगा दो, इस पर ईडी छापा मरवा दो, और क्या करो, उसको 30 दिन के लिए जेल में रख दो। 30 दिन के जेल में रहेगा तो ऑलरेडी उसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये नए लोकतंत्र पर हमला के लिए इनका कहना है, विपक्ष कहना है कि लोकतंत्र पर हमला है। इसी के आगे एमके स्टालिन जो तमिलनाडु का सीएम है, वो कहते हैं कि इसे काला कानून कहा गया, और कहा गया कि ये देश को तानाशाही की ओर ले जाएगा। ठीक है, सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तानाशाह की ओर लेके जाएगा केंद्र सरकार की जो एक कानून है। असदुद्दीन ओवैसी जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहते हैं, AIMIM के जो प्रवक्ता हैं और जो मेन प्रमुख हैं, ये बोलते हैं कि यह प्रावधान पुलिस राज्य यानी कि तानाशाही राज्य यानी कि आर्मी राज्य
की ओर कदम है और निर्दोष मानने की धारणा को तोड़ता है। अगर आप निर्दोष हो तो आपको क्या होगा, वो निर्दोष मानने की धारणा को तोड़ देगा, है ना। क्या बोलते हैं, परसुएशन ऑफ इनोसेंस। तो निर्दोष मानने की धारणा को ऐसा तोड़ता है। इनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रवक्ता और प्रमुख भी हैं, इन्होंने बोला कि पुलिस राज्य की ओर कदम है। स्टालिन बोलते हैं काला कानून है। पिनराई विजयन बोलते हैं नया फांसीवाद है। और ममता बनर्जी क्या बोलती हैं, CMAA सुपर इमरजेंसी से भी खतरनाक है। तो ऐसे विपक्ष का मानना है। अब वर्तमान स्थिति देखते हैं। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यह विधेयक अभी संयुक्त संसदीय समिति JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य होते हैं। खास करके लोकसभा की सदस्यों की संख्या यहाँ पे ज्यादा होती है। यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि यहाँ पे राज्यसभा सदस्य होते हैं। ठीक है, यह समिति काम क्या है, कोई भी बिल आता है तो उसकी जांच करना, जांच के बाद वो क्या करते हैं, रिपोर्ट पेश करती है। इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती है। JPC विधेयक की धारा दर धारा जांच करेगी और जांच करने के बाद अपना एक रिपोर्ट पेश करेगी, संसद पे रखेगी और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। इससे आपको यह समझ में आएगा कि किस पर हावी है लोकसभा, लोकसभा किस बिल पर हावी है। लोकसभा जो चाहे वो कर सकता है। तो JPC को भेजा गया है। JPC अभी इसकी जांच कर रही है। जांच करने के पश्चात इसमें जो संशोधन होंगे वो उसको बताएगी। बताने के पश्चात उस रिपोर्ट को अगर केंद्र सरकार को लगता है ठीक तो उसको मानेंगे, या फिर एज इट इज भी उसको क्या कर सकते हैं, इन लोग कर सकते हैं, है ना, लागू। तो सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। अंतिम निर्णय किसका होगा, संसद का होगा। संसद जो फैसला लेगी, संसद में क्या आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन चीज आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, संसद बोले तीन लोग। अगर ये तीनों फैसला ले लिए और तीनों से जगह से पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा पास हो गया और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा। चलिए, आपके लिए इतना जानना जरूरी था। अब इसी को शॉर्ट में देख लेते हैं कि यह जो बिल है ये क्या करता है। 30 दिन जेल में रहने पर PM, CM या मंत्री किसी का भी पद स्वतः समाप्त कर सकता है। किस पर लागू होगा, अनुच्छेद 75 केंद्र पे, अनुच्छेद 164 राज्य पे और 239 AA दिल्ली पे। इसके अलावा UT के प्लस जम्मू कश्मीर विधानसभा पे भी यह लागू होगा। ठीक है, रिहाई के बाद क्या होगा, पुनर्नियुक्ति हो सकता है। सरकार का तर्क क्या है, सरकार ये बोलती है कि इससे जवाबदेहिता और सुशासन की रक्षा होगी, जबकि विपक्ष क्या बोलता है कि लोकतंत्र संघवाद पर ये आरोप है ना, तानाशाह सरकार है, निर्दोष मानने की धारणा पर हमला है। अगर आप खुद को निर्दोष मानने का अपील भी करोगे तो भी आप निर्दोष नहीं हो सकते, क्योंकि आपको 30 दिन जेल में रख दिया जाएगा और जेल में रखने के बाद 3 दिन बाद स्वतः आपका पद क्या हो जाएगा, 31 दिन समाप्त हो जाएगा। तो निर्दोष मानने की धारणा पर यह हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, संघवाद पर हमला है, तानाशाह सरकार की ओर लेके जाता है। कुल मिलाकर हम लोग बोले तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है अत्यंत विवादास्पद विषय बन चुका है। सरकार इसे ईमानदारी और सुशासन की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र विरोधी बता रहा है। विपक्ष क्या बोलता है, ये लोकतंत्र विरोधी है, तानाशाह सरकार की ओर लेके जाएगा। लोकतंत्र विरोधी बता रही है, विपक्ष का कहना है ये लोकतंत्र विरोधी है और तानाशाही प्रवृत्ति का इसे विधेयक को माना जा रहा है। तो विपक्ष इस पे लगातार अपना बयान दे रही है और लगातार इसको क्या कर रही है, विरोध कर रही है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हो सकते हैं। इसका आपके लिए शॉर्ट नोट्स आपके दे दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। मैं जो बताया उसी का शॉर्ट में है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक में प्रीलिम्स से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और सब्जेक्टिव टाइप मेंस से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उस पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे, अभी जो मैं बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? पहला, महिला आरक्षण से, मंत्रियों को जेल में रहने पर पद से हटाने से, एक राष्ट्र एक चुनाव से, GST संशोधन से। इसका सही आंसर क्या होगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी के नेक्स्ट डे आपको इसका आंसर पिन मैसेज में कर दिया जाएगा। अभी आप सभी लोग इसका बताएंगे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 130वें संशोधन के अनुसार यदि प्रधानमंत्री 30 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं तो क्या होगा? केवल राष्ट्रपति की अनुमति से पद से हटाया जाएगा उनको, स्वतः उनका पद समाप्त हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आवश्यक होगा, संसद के विशेष प्रस्ताव से हटाया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130वां संविधान संशोधन बिल किन अनुच्छेदों में परिवर्तन करेगा, किस किस अनुच्छेद में चेंजेस होंगे?
आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 164 में, आर्टिकल 239 ए में। सही विकल्प क्या होगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, 1 और 3। सही आंसर क्या होगा इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मुख्यमंत्री ने 130वें संशोधन विधेयक को सुपर इमरजेंसी से भी खतरनाक कहा है? अभी हाल ही में बताया था कि ममता बनर्जी ने क्या बोला था, इसे सुपर इमरजेंसी से भी खतरनाक बताया था। 130वें संशोधन विधेयक को किस समिति को भेजा गया है? लोक लेखा समिति, प्रवर समिति, संयुक्त संसदीय समिति, लोकसभा सचिवालय समिति। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ इतना वीडियो देखोगे तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए इसमें रिलेटेड मेंस से क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस से यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? मेंस एस्पिरेंट्स जो इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन आप लिख करके मुझे 9111909868 पर व्हाट्सअप करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सअप करेंगे। इसके बाद आपको चेक करके इसका रिव्यू आपको दे दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 130वें संविधान संशोधन विधेयक की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, इसके पक्ष और विपक्ष। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों के तर्कों पर चर्चा कीजिए 100 शब्द में। ये आपके पेपर 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पे 100-125 शब्द वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 8 नंबर और 125 शब्द है तो 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर। ठीक है, 100 शब्द है तो 8 नंबर। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130वां संविधान संशोधन लोकतांत्रिक मूल्यों और संघवाद के लिए चुनौती है, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130वें संशोधन को सुशासन बनाम तानाशाह के बीच खींची गई बहस के रूप में देखा जा रहा है। इसके पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए के संदर्भ में 130वें संशोधन द्वारा लाए गए नए परिवर्तन की तुलना कीजिए। ठीक है, ये 100 शब्दों में। इसका कमेंट या फिर हमारे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, आप लिख के भेज सकते हैं 100 और 125 शब्दों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।